देश के तेल आयात पर निर्भरता घटाने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के इरादे से शुरू की गई एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति की मंशा पर सवाल नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस बड़े बदलाव के साथ उभर रही खामियों और आम उपभोक्ताओं की चिंताओं को समय रहते दूर किया जाएगा। E20 से भविष्य का रास्ता जरूर तैयार हो रहा है, मगर पुरानी गाड़ियों, खाद्य कीमतों और जल संसाधनों से जुड़े सवाल बता रहे हैं कि अच्छी नीति को सफल बनाने के लिए उसकी कमियों को पहचानना और सुधारना भी उतना ही जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। E20 पेट्रोल को लेकर देश में चल रही बहस के बीच सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA वी अनंत नागेश्वरन ने एक ऐसा सुझाव दिया है जिसने पुरानी गाड़ियों के करोड़ों मालिकों की टेंशन को थोड़ा कम किया है। CEA ने पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल का विकल्प दोबारा उपलब्ध कराने की बात कही है। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने लेख में वी अनंत नागेश्वरन और उनके सह लेखक आकाश पुजारी ने एथेनॉल ब्लेंडिंग की नीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल करके आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। सरकार का भी दावा है कि एथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल के आयात में कमी आई है और इससे अरबों रुपए की बचत हुई है। यानी इस नीति का मकसद साफ है, विदेशों से आने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना और घरेलू स्तर पर इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देना। गन्ना, मक्का और दूसरे फीड स्टॉक से बनने वाले एथेनॉल के लिए इससे एक बड़ा घरेलू बाजार भी तैयार हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि इस सफलता के साथ क्या कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। इथेनॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे में ये चिंता जताई गई है कि अगर एथेनॉल उत्पादन करने वाली कंपनीज मक्का जैसी फसलों को ज्यादा कीमत देकर खरीदने लगें तो इसका सीधा असर पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर की लागत पर पड़ सकता है, क्योंकि मक्का पशु आहार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो पोल्ट्री और डेयरी उद्योग के लिए चारा महंगा हो सकता है और जब लागत बढ़ेगी तो उसका असर अंडे, चिकन और दूध जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। यानी ईंधन की जरूरत पूरी करने की नीति का एक असर खाद्य महंगाई के रूप में भी सामने आने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही इथेनॉल उत्पादन और पानी के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। खासकर गन्ना एक ऐसी फसल है जिसकी खेती में भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। CEA नागेश्वरन का कहना है कि एथेनॉल नीति का आकलन करते समय सिर्फ फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले पानी को देखना काफी नहीं है। यह भी समझना होगा कि एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले गन्ने को उगाने में कितना भूजल खर्च हो रहा है। यानी पानी की खपत का हिसाब पूरी उत्पादन श्रृंखला के आधार पर होना चाहिए। जिस भूजल का इस्तेमाल खेती और दूसरी जरूरतों के लिए हो सकता है, उसका बड़ा हिस्सा ईंधन के लिए इस्तेमाल होने वाली फसलें उगाने में लग रहा है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ जल संसाधनों की सुरक्षा का संतुलन बनाना भी जरूरी होगा। लेकिन E20 को लेकर सबसे बड़ी और सबसे तत्काल चिंता पुरानी गाड़ियों को लेकर है। वी अनंत नागेश्वरन के मुताबिक देश में इस समय करीब 8 करोड़ पुराने बाइक और स्कूटर मौजूद हैं। इनमें बड़ी संख्या उन वाहनों की है जो BS4 इंजन नियमों से पहले की कार्बोरेटर तकनीक पर आधारित हैं और मूल रूप से E10 जैसे कम एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। ऐसे में ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन के इस्तेमाल को लेकर कंपैटिबिलिटी की चिंता सामने आ रही है। मामला सिर्फ माइलेज का नहीं है। CEA नागेश्वरन के मुताबिक पुराने वाहनों में एथेनॉल रबर सील और फ्यूल सिस्टम के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। खासकर कार्बोरेटर तकनीक वाले वाहनों को ज्यादा एथेनॉल मिश्रण के साथ चलाने में दिक्कत आने की संभावना जताई गई है। यही वजह है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने एक व्यवहारिक रास्ता सुझाया है। उनका कहना है कि भारत को अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। नई गाड़ियां E20 का इस्तेमाल करती रहें, लेकिन पुराने वाहन मालिकों को E10 पेट्रोल खरीदने का विकल्प दिया जाए। यानी लक्ष्य वही रहे, लेकिन हर गाड़ी के लिए एक जैसा समाधान जरूरी नहीं। इससे एक तरफ देश की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति आगे बढ़ती रहेगी और दूसरी तरफ उन करोड़ों पुराने वाहन मालिकों की चिंताओं का समाधान तलाशा जा सकेगा जिनकी गाड़ियां मूल रूप से कम एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल के लिए बनाई गई थीं। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर CEA नागेश्वरन का लेख साझा करते हुए सवाल उठाया कि जब मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ही पुराने वाहनों के लिए E10 की वकालत कर रहे हैं
तो क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी? वहीं उद्योग जगत का एक पक्ष E10 को दोबारा लाने की मांग को लेकर सावधानी बरतने की बात कर रहा है। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन यानी AIDA के वाइस प्रेसिडेंट कुशल मित्तल का कहना है कि किसी सोच समझकर बनाई गई नीति को सिर्फ भावनाओं या धारणाओं के आधार पर वापस लेने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि देश की ऊर्जा नीति वैज्ञानिक प्रमाणों, व्यापक परीक्षण और निष्पक्ष आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। यानी सुधार की जरूरत हो तो उसका फैसला भी तथ्यों और तकनीकी आकलन के आधार पर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर E20 बनाम E10 की बहस अब सिर्फ माइलेज तक सीमित नहीं रह गई है। एक तरफ भारत की ऊर्जा सुरक्षा है, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य है और इथेनॉल से किसानों व घरेलू उद्योग को मिलने वाला बाजार है। खाद्य फसलों के इस्तेमाल, पोल्ट्री और डेयरी की लागत, संभावित खाद्य महंगाई, भूजल पर बढ़ते दबाव और करीब 8 करोड़ पुराने दोपहिया वाहनों की चिंता भी है। यानी नीति की दिशा को लेकर इरादा बड़ा है और उद्देश्य भी देश हित से जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी भी बड़े बदलाव की असली सफलता तभी मानी जाएगी जब उसके साथ आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का भी समय रहते समाधान निकाला जाए। फिलहाल मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के सुझाव ने इस बहस को नई दिशा जरूर दे दी है। असल सवाल यह है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों, पर्यावरण और जल संसाधनों, खाद्य कीमतों और आम उपभोक्ता की जरूरतों के बीच सही संतुलन कैसे बनाएगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है और अगर कोई सुझाव है तो हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।